उनसे जोड़ने का एक प्रयास करता है, तो उस महत्वपूर्ण स्तंभ का नाम है मीडिया। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आधुनिक लोकतंत्र पनपा है, आगे बढ़ा है, मीडिया की भूमिका समय के अनुरूप अलग अलग रूपों में देखने को मिल रही है, लेकिन उसके महत्व को लोकतंत्र के प्रति आग्रही कोई भी समाज कभी कमतर करके नहीं आंक सकता। उसकी प्रासंगिकता लोकतंत्र के प्रति जब लोगों के मन में भाव आया होगा, तब से ही किसी न किसी रूप में रही है, और आज के वर्तमान के कालखंड में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि मीडिया के बगैर लोकतंत्र की कल्पना हो। लोकतंत्र की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह ही खड़ा करेगा अगर मीडिया को अप्रासंगिक कर दिया जाए। और गोरखपुर ये केवल एक महानगर नहीं है। गोरखपुर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक केंद्र बिंदु है, जो इस पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 25 लाख या 50 लाख लोगों का अपने एक मार्केट के रूप में, एक बाजार के रूप में, एक महानगर के रूप में नहीं, बल्कि यहाँ पे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए और साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु गोरखपुर है। और इस महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु में प्रेस क्लब में कैसी कार्यकारिणी होनी चाहिए, प्रेस क्लब सामाजिक सरोकारों से उसका क्या संबंध होना चाहिए, इन सभी मुद्दों को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब तय करता है। क्योंकि यहां पे जो कुछ आप करेंगे, स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव जनपद पर, अगल बगल के जनपदों पर और अन्य संस्थाओं पर पड़ेगा। इसलिए एक जवाबदेह कार्यकारिणी बने, और वह जवाबदेह कार्यकारिणी जन सरोकारों के साथ जुड़ करके अन्य संस्थाओं को भी उसके साथ जोड़ने के लिए संवेदनशील बना सके, उसके प्रति समर्पित कर सके। इसमें इस नई कार्यकारिणी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होगी। बहनों और भाइयों, याद करिए मीडिया की भूमिका देश की स्वाधीनता आंदोलन में। ऐसे इस देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने मीडिया से ही अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का काम किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनमें सबसे पहला नाम आता है। उन्होंने उस समय जो पत्रकारिता की थी, जिस प्रकार का लेखन किया था, जिस प्रकार के समाचार पत्रों को उन्होंने उस समय प्रोत्साहित किया था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोकमान्य तिलक, जिन्होंने जन चेतना को जागरूक करने में उस समय एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था, और जन चेतना को जागरूक करने के लिए लोक परंपराओं का क्या महत्व हो सकता है, उस समय गणपति महोत्सव के माध्यम से उन्होंने उसको एक नई ऊंचाई तक आगे बढ़ाने का काम किया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, वे स्वयं भी एक पत्रकार थे और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में, जिन्हें हम आज भी स्मरण करते हैं उनकी लेखनी के लिए,
गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर से उन्होंने अपनी लेखनी को, जिन धारदार लेखनी के माध्यम से उस समय के जज्बे को उन्होंने झकझोरा था, आज भी वह हम सबके लिए स्मरणीय बना हुआ है। याद करिए, जब इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा था, तब बहुत सारे समाचार समूह ऐसे थे, मीडिया ऐसे थे, जिन्होंने उस समय अपनी लेखनी के माध्यम से लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लड़े थे। ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, इसके लिए उन्होंने स्वयं के कैरियर को भी दांव पे लगाने में कोई संकोच नहीं किया था। मीडिया की भूमिका हमेशा, हम लोग इस बात को मानते हैं कि यह निरंतर एक परिवर्तनशील माहौल में भी उसकी प्रासंगिकता को कभी कम नहीं किया जा सकता, और उसी प्रासंगिकता की दृष्टि से हम लोग जब इस आयोजन के बारे में मुझे जानकारी मिली, तो मैंने कहा नहीं, मैं लखनऊ का कार्यक्रम 2 घंटे बाद में बनाऊंगा, लेकिन मैं एक गोरखपुर प्रेस क्लब के कार्यक्रम के साथ बहुत दिनों के बाद हम लोगों को इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो इस कार्यक्रम में जरूर मैं भाग लूंगा कि हम सही चीजों को, सही तथ्यों को जनता जनार्दन के प्रति अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। यह महत्वपूर्ण इसलिए है, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका। याद रखना, कोई भी संवैधानिक संस्था अपने आप को लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन सरोकारों से अलग नहीं रख सकती। आम जन से उसके संपर्क और संवाद और उसके प्रति उसकी जवाबदेही, उसकी संवेदनशीलता और उसकी कार्य पद्धति के माध्यम से दिखते हैं और दिखने चाहिए। लोकतंत्र नहीं होता तो क्या देश के अंदर आज विकास के प्रति और लोक कल्याण के प्रति एक सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से निर्णय करते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रही है, क्या ये हो पाता? क्या देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर पाए होते, जिन्हें पिछले 10 वर्षों के अंदर शासन की विभिन्न वेलफेयर स्कीम के माध्यम से जोड़ करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का काम किया गया? लोकतंत्र नहीं होता तो क्या हम देश के अंदर गांवों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए बनने वाली इन योजनाओं को इतने प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर पाते? संभव तो नहीं होता। अगर केवल एक पोलिट ब्यूरो होता, एक दलीय व्यवस्था होती, कोई राजतंत्र होता, उनके अपने एजेंडे होंगे। बहुत सारे राजतंत्र ऐसे भी रहे हैं जिनके लोकतंत्र के साथ, उन मूल्यों के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया, एक नैतिक बल से उत्प्रोत होने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में तो केवल जनता जनार्दन की ही आवाज सुनी जानी है। कोई भी सरकार उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती, उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती, और अगर कोई करेगी 1 साल 2 साल, अंततः 5वें वर्ष तो उसे फिर वहीं पे आना है जिस जनता के द्वारा उसको चुन करके, जो जनता जनार्दन उसे चुन करके भेजती है। और इसलिए कोई भी सरकार, कोई भी शासन प्रशासन उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती है। उन स्थितियों में मीडिया के द्वारा जो भी बातें
उस तक पहुंचाने के प्रयास होंगे या होते हैं, उसका अपना एक महत्व हो जाता है। मीडिया के आज अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं और मुझे लगता है जब भी अवसर मिले तो हमें, जब हम अपनी लेखनी को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हैं या जब मीडिया के मंच का उपयोग हम एक सकारात्मक भाव के साथ जनता को ही सब कुछ मान करके उस पवित्र भाव के साथ जब हम अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं तो वह जन विश्वास का प्रतीक बनता है। और लोकतंत्र में जन विश्वास का प्रतीक बनना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर जनता का ही विश्वास नहीं है किसी व्यवस्था पर और उससे हम ये उम्मीद करें कि वह व्यवस्था लोक कल्याण का माध्यम बनेगी, यह संभव है। जनता का जिस पे स्वयं विश्वास न हो, क्या वह पार्टी या वह दल क्या पुनः सरकार बना सकती है? कभी नहीं बना सकती। जब तक जनता जनार्दन का विश्वास है, कोई भी दल, कोई भी पार्टी तभी तक सत्ता में रह सकती है। जिस दिन जनता का विश्वास उससे हटा तो उसको धराशायी होने में कोई देर नहीं लगती और उस विश्वास को बनाए रखने में राजनीतिक दलों की अपनी भूमिका है, लेकिन मीडिया की उससे भी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल होगा वह एक सीमित समय तक, सीमित मात्रा में अपने संवाद के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है, बैठक के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से। लेकिन वही बात मीडिया के माध्यम से एक साथ, एक समय में लाखों लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। वह समाचार माध्यमों के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है, विजुअल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है। ये मीडिया के अलग अलग रूप हम सबको आज के समय में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन भूमिका किसी की भी कम नहीं हो पाई। यानी अगर कोई ये कहे कि विजुअल मीडिया के आने पर प्रिंट मीडिया का महत्व पूरी तरह समाप्त हो गया है, मुझे लगता है कि यह पूरी तरह सच नहीं हो सकता। या सोशल मीडिया के आने के बाद विजुअल मीडिया की प्रासंगिकता पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, मुझे लगता है ये पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, एक चैलेंज जरूर आया है और वह चैलेंज है कि अलग अलग मीडिया ने भी अपने अलग अलग समर्थक वर्ग खड़ा किया है और हम कह सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित किया है। एक ग्रुप है जो समाचार पत्र जरूर पढ़ेगा और उसके बगैर उसकी दिनचर्या आगे नहीं बढ़ती। एक ग्रुप है जो किसी भी कार्य में जाने के पहले न्यूज जरूर देखेगा, किसी न किसी चैनल को देख करके न्यूज जरूर देखता है। वो लोकल हो सकता है, रीजनल हो सकता है, नेशनल हो सकती है, इंटरनेशनल हो सकती है। उन्हें अवलोकन करता, अपनी रुचि के अनुसार उसे देख करके फिर वह अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाता है। एक ग्रुप ऐसा भी है जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देखता है कहां पे कौन सी गतिविधियां हैं, उन्हीं के माध्यम से फिर वो अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा देता है। और एक ग्रुप है जो सारे कार्यों से फुर्सत पाने के बाद आराम के साथ डिजिटल मीडिया में देखता है कहां पे कौन सी सक्सेस स्टोरी है, कहां पे कौन सी चीजें हैं। अब आप बताइए, चारों रूप हैं। हम लोग जिस प्रकार का मसाला परोसेंगे, जिस प्रकार की व्यवस्था हम उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, उसकी मानसिकता उसी के रूप अनुरूप आगे बढ़ती भी जाएगी। और इस दृश्य में आपको बताऊंगा कि इसकी सबसे सक्सेस स्टोरी आपके सामने हो सकती है अभी महाकुंभ प्रयागराज की। आप में मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग कुंभ के आयोजन के साथ पहले भी जुड़े रहे होंगे और पहले भी जुड़े रहे होंगे। आपने देखा होगा इतने बड़े रूप में लोग उस आयोजन का हिस्सा नहीं बन पाते थे, क्योंकि मीडिया उसको उतना महत्व नहीं दे पाते थे।
और उसको महत्व देने के साथ साथ एक वो बनता था कि भाई लोगों ने दे दी, रिपोर्टिंग दे दी, कुछ अपनी व्यवस्था कर ली, कार्यक्रम चलता था, आयोजन होते रहते थे। लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, लोकल स्तर पर, रीजनल स्तर पर या फिर नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर हम लोग देखते थे। एक बड़ा तबका था जो बहुत पॉजिटिव स्टोरी कर रहा था, जो वहां व्यवस्था है उसको लेकर उन्होंने सकारात्मक लेखन के माध्यम से लोगों को अवगत कराना प्रारंभ किया। प्रयागराज में प्रशासन ने क्या क्या व्यवस्थाएं की, कैसे आप वहां पहुंच सकते हैं, आयोजन का महत्व क्या है, कैसे ये आयोजन होते हैं देश के अंदर 4 स्थानों पर, इस आयोजन के साथ कि कैसे कुंभ की मुहूर्त कैसे पड़ते हैं, बिना किसी आमंत्रण के कैसे लोग उस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। एक बड़ा तबका था मीडिया का जो प्रिंट में भी, विजुअल मीडिया में भी, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से उस सकारात्मक लेखन के माध्यम से कार्य कर रहा था। लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो अच्छी बात को भी नकारात्मक दृष्टि से लिखता था, और नकारात्मक दृष्टि से लिखता था तो बहुत बार लोग मुझसे पूछते थे, कहते थे साहब हम लोग तो वहां होके आ गए हैं, लेकिन ये सब नकारात्मक टिप्पणी क्यों हो रही है? हमने कहा ये आवश्यक है, जो भी लिख रहा है वो हमारा ही काम कर रहा है। लोग कहते थे क्यों, हम तो देखे वहां कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा देखो ये आपकी दृष्टि हो सकती है, अब जिसको अच्छी चीज भी अच्छा नहीं दिखाई देता तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको लिखने दो ना, वो हमारा ही काम कर रहा है। उसने कहा ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? लोग बोलते थे, रोज प्रश्न मेरे सामने खड़े होते थे। मैंने कहा देखो दाल तभी अच्छी लगती जब उसमें तड़का लगता है, और वो तड़का हमेशा कोई जीरे का लगाएगा तो उसका कालापन तो दिखाई देगा वहां पे। तो कहने लगा ये बात तो सही है। तो हमने कहा ये दाल में तड़का है, इसको पड़ने देना चाहिए, चलने देना चाहिए, दाल स्वादिष्ट होगी। आयोजन तभी है जब एक तरफा चलेगा तो फिर उसमें उसका मजा समाप्त हो जाएगा, आयोजन का मजा समाप्त होगा। ये कुछ ना कुछ नेगेटिव टिप्पणी भी दिखनी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि इनकी दृष्टि नकारात्मक है, इनको हमेशा नकारात्मक ही दिखाई देगा, लेकिन उसमें लोग अपने आप ही अच्छाई खोज लेंगे। और मैं देखता था उस मामले में कि पहली बार इंटरनेशनल मीडिया ने महाकुंभ के कवरेज को पहले के आयोजनों की तुलना में कुछ सही परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास किया। मुझे याद है जब 2019 में हम प्रयागराज में कुंभ का आयोजन कर रहे थे, तो उस आयोजन में यूनेस्को इसे मान्यता दे, प्रधानमंत्री जी के पहल पर यूनेस्को ने मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रयागराज के कुंभ को एक महत्व दिया। लेकिन आयोजन कितना बड़ा होता है, मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर स्वयं यूनेस्को के डायरेक्टर वहां पहुंचे और उन्होंने इस आयोजन को देखा, देख करके अभिभूत थे। उन्होंने कहा सचमुच हम लोग तो पिछले 1 वर्ष से प्रयागराज के अंदर जब महाकुंभ की आहट सुनाई दी थी तो हम तो पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के, जल की शुद्धि को लेकर के इस बात से चिंतित थे कि क्या परिणाम होंगे अगर यहां पे 24 करोड़ या 30 करोड़ लोग आज गए तो। लेकिन हम अभिभूत थे कि हमारी टीम जहां भी काम करती थी, जहां भी जाती थी, पर्यावरण का कोई इश्यू हमें नहीं देखने को मिला, कहीं नहीं देखने को मिला। और उसने कहा सचमुच अब हमें लगता है कि यूनेस्को ने 2019 में इस आयोजन को दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन के साथ जोड़ करके मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो मान्यता दी थी वो सही किया था। ये सचमुच उसका हकदार थी, उससे पहले ही उसको यह अधिकार उसका मिल जाना चाहिए था। हम लोग देख रहे थे तमाम इंटरनेशनल मीडिया
जो एकदम नकारात्मक भाव के साथ इस आयोजन के साथ पहले जुड़ती थी, गंदगी को दिखाती थी, अव्यवस्था को दिखाती थी, भगदड़ को दिखाती थी, अराजकता को दिखाने का कार्य करती थी, कहीं अच्छा भी हो रहा है तो उसको नकारात्मक दृष्टि से दिखाने का प्रयास करती थी, उसके बारे में तमाम प्रकार की नेगेटिव टिप्पणी करती थी कि महाकुंभ में तो महिला पुरुष का भेद होता है, यानी कुंभ के आयोजन में तो उनके द्वारा टिप्पणियां की जाती थी कि कुंभ के आयोजन में जाति भेद होता है, क्षेत्र भेद होता है, भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, इस प्रकार की टिप्पणियां की जाती थी। लेकिन पहली बार उनको लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बना, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं। जो उनको बताया गया था कि भारत में तो जाति भेद है, क्षेत्र के नाम पर बटे हुए हैं, भाषा के नाम पर विभाजित हैं, यहां पे महिला और पुरुष में लिंग भेद है, वहां आकर के उनकी आंखें खुली की खुली रह गई जब उन्होंने देखा कि एक ही संगम पे, त्रिवेणी के एक ही संगम में क्या महिला है, क्या पुरुष है, क्या उत्तर है, क्या दक्षिण है, क्या पूरब है, क्या पश्चिम है, कोई कौन पंथ है, कौन संप्रदाय है, कोई भेद नहीं। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जर्नलिस्ट क्लब का शपथ समारोह, और यहां पे पत्रकारों से वार्ता करते हुए और महाकुंभ का जिक्र करते हुए, प्रयागराज का जिक्र करते हुए, उसमें मीडिया की भूमिका उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है और मीडिया की भूमिका हमेशा से रही है। महाकुंभ का जिक्र उन्होंने किया। इसके अलावा यह भी कहा कि कई क्रांतिकारी भी पहले पत्रकार रहे हैं। मीडिया लोकतंत्र के स्तंभ में से एक है और जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था तब पत्रकारों ने लोकतंत्र को बचाया। संभल में होली के बाद मुस्लिम बहुल इलाके में 12 से अधिक गांव से चौपाई दल पहुंचे और मेले में बड़ी संख्या में झूले और दुकानें लगाई गई। श्रद्धालुओं ने पहले माता सती के दर्शन किए और फिर मेले का आनंद लिया। संभल में पौराणिक कालीन ध्वजा मेला लगा है। पुरानी मान्यता है कि लड़ाई जीतने के बाद महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने भारी उत्साह के साथ यहां पे ध्वज चढ़ाया था। उसी परंपरा के तहत आज भी होली के अगले दिन रायसती तीर्थ पे ध्वज मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए। स्थानीय पुलिस बल के साथ साथ पीएसी, आरआरएफ की टीमें भी तैनात रही। संभल के अंदर 68-19 को उसी में एक ही तीर्थ रायसती तीर्थ है, जहाँ पर ये ध्वजा मेला लगाया जाता है होली के शुभ अवसर पर। तो पृथ्वीराज चौहान का क्षेत्र था ही बने और ये संभल का ऐतिहासिक मेला होता है। संभल के चारों तरफ के लोग यहाँ पर अपनी चौपाई लेकर आते हैं और सब लोग यहाँ पर स्वागत करते हैं। चौपाइयों का हम लोग स्वागत करते हैं और हमारे साथ इस समय पार्टी के जिलाध्यक्ष यदि हरनेश सिंह जी, पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा के श्री जी, हम यहाँ पर मेले में पहुंचे हैं और हम सभी को मेले में घूमकर सबको होली की शुभकामना देते हैं। मामला ये एक पृथ्वीराज की गोरी के ऊपर जो जीत का था, जीत के बाद यहाँ पर जश्न मनाया जाता है और चारों तरफ के गांव, यानी गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और वो पृथ्वीराज की जो जीत हुई थी तो उसका जश्न यहाँ मनाते हैं। क्या हुआ था गोरी के साथ? लड़ाई, युद्ध हुआ था, युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई थी। लखनऊ से खबर है, जहां केजीएमयू में बाहर से दवाई मांगने की शिकायत पर कुलपति ने जांच के आदेश दिए हैं। सीएमएस डॉक्टर बीके ओझा ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। सख्त मनाही के बावजूद डॉक्टर बाहर से दवा लिख रहे हैं और इसके लिखित रूप से केजीएमयू प्रशासन से शिकायत की गई, जिसके बाद अब इस पर संज्ञान लिया गया। तो जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी कि आखिर बाहर से दवाएं क्यों लिखी जा रही हैं, जब सख्ती से मना किया गया और सख्त मनाही के बावजूद डॉक्टर
बाहर की दवाएं लिख रहे हैं। शिकायत पर कुलपति ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्नाव से अगली खबर, जहां पुरानी रंजिश के चलते जमकर मारपीट हुई और मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कस्बा बांगरमऊ के मोहल्ला कटियाना का यह मामला, जहां मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। तो पुरानी रंजिश के चलते यहां पे मारपीट हुई, 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, 6 लोग घायल हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्नाव से मामला, जहां आपसी रंजिश के चलते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी, 6 लोग घायल हुए, जिसमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और नीरज हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, क्या विवाद था जो यहां पे मारपीट होने लगी, जिसमें 2 लोगों की हालत इतनी नाजुक हो गई कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा? देखिए, ये पुरानी रंजिश है और इस रंजिश के चलते लगातार जो है इनके बीच में छोटी छोटी जो घटनाएं हैं या छोटी छोटी जो गाली गलौज है लगातार से चला आ रहा था। लेकिन चूंकि जो होली से पहले ये मामला था कि उसके बाद में जो है रंग डालने को लेकर के इन दोनों लोगों में काफी विवाद हुआ है और इस विवाद को लेकर के पत्थरबाजी भी हुई है। हालांकि इन दोनों पक्षों में लगभग 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 लोगों की हालत काफी नाजुक है, जिन्हें पीएससी बांगरमऊ से सीधे जो है जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इन जो घायलों में सबसे ज्यादा जो चोट आई है, कुछ 2 बुजुर्ग हैं जिनके सरों पर चोट आई है और हालांकि जो प्रथम उपचार है वो पीएससी में दे दिया गया है और उसके बाद में इन्हें जिला अस्पताल रेफर करने के बाद में जो पुलिस है वो उसने मुकदमा दर्ज किया है। तो लगभग आधा दर्जन लोग इसमें घायल हैं और पुरानी रंजिश की बात जो है वो सामने आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए। और साउथ दिल्ली के महरौली इलाके में 50,000 की फिरौती के लिए 17 साल के लड़के के किडनैप के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लड़के को सकुशल बरामद किया है और परिवार की खुशियां लौटाई। बेटे को जान से मारने की धमकी मिलने से मां और परिवार वाले दहशत में थे, क्योंकि उनके पास फिरौती की रकम देने के लिए पैसे नहीं थे। और जिसको किडनैप किया था नाबालिग महरौली इलाके में रहता है। फिलहाल किडनैपर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो युवक है उसको सकुशल उसके परिवार को लौटा दिया। है रिगार्डिंग किडनैपिंग फॉर रैंसम, जिसमें ये पता चलता है इंक्वायरी पर कि एक लड़का है जो अपने दोस्त के साथ खातियत मेट्रो स्टेशन पर गया था एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल के थ्रू मिली हुई एक दोस्त से मिलने के लिए। वहाँ पर उसको बुलाया था और 3 लड़कों ने उसको अगवा कर लिया, उसको अगवा किया और उसके ही फोन। और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। स्वतंत्र पत्रकार भी एक मंच पर आ सके, एक प्लेटफॉर्म उन्हें बैठने के लिए प्राप्त हो सके। हर जनपद में राज्य सरकार के द्वारा अपना सूचना विभाग भी गठित होता है। मीडिया के प्रति शासन की जवाबदेही के एक माध्यम बने। ये केवल सरकार का प्रचार करेंगे इसलिए नहीं, बल्कि समाज के प्रति मीडिया की भूमिका को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सरकार भी कुछ योगदान दे सके, इस दृष्टि किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर में प्रेस क्लब का अपना एक अत्याधुनिक भवन भी बनकर के तैयार है और उस
भवन का बेहतर उपयोग हो। एक केवल मीडिया से जुड़े हुए, विभिन्न मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकारगण, स्वतंत्र पत्रकार, समाज से जुड़े हुए, विभिन्न तबके से जुड़े हुए अन्य गणमान्यों की उपस्थिति वहां पर हो। समय समय पर हम लोग उस प्लेटफॉर्म का उपयोग जन चेतना को जागरूक करने में कर सकें। आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर हमें कभी कभी राज्य शासन से जुड़े हुए वरिष्ठ नौकरशाहों को भी किसी एक स्पेसिफिक विषय को लेकर के वह यानी राज्य शासन से जुड़े हुए मंत्रियों को भी, केंद्रीय सरकार से जुड़े हुए मंत्रियों को भी, केंद्र शासन से जुड़े हुए विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े हुए सचिवों को भी, विभिन्न देशों के जो राजदूतावास हैं उनके अधिकारियों को भी इसमें आमंत्रित करके एक डिबेट को, एक चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है संवाद। अगर हमारा संवाद बाधित होगा तो निश्चित है वहां से संघर्ष शुरू होगा। वो एक संघर्ष की शुरुआत होती है और संघर्ष हर हाल में टलना चाहिए, हो सके तो टालने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब असंभावी हो तो तभी उस दिशा में कदम आगे बढ़ाने चाहिए, अन्यथा उसको टालने के प्रयास होते रहने चाहिए। और वह भाव, मुझे लगता है कि डायलॉग से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने अनावश्यक शोरगुल को रोकने के लिए धर्मस्थलों से माइक उतारने के लिए एक व्यवस्था बनाई। 4-5 जगह से इस प्रकार के शोरगुल हो रहे थे। कोई कहता था हम चौराहे पे करेंगे, कोई कहता था हम फलानी जगह ये करेंगे, कोई गलत तरीके से अफवाह फैलाने में ही लगे हुए थे। मैं एक दिन रात्रि को अधिकारियों की बात सुनता था, रात 10 बज रहे थे। मैंने पहले ही एनआईसी से कहा था कि रात 10 बजे मैं कुछ अधिकारियों के साथ बातचीत करूंगा। मैंने वो सूची उनको उपलब्ध करवाई। ठीक 10 बजे मैंने कहा, आप सबने अपनी बात बोल ली? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा चलिए मेरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है, आप सब उसमें बैठे मेरे साथ। उनको भी नहीं पता था कि मुझे क्या बोलना है। मैं वहां गया, मैंने कुछ चुनिंदा अधिकारी थे, जिले के भी नहीं थे, वे रेंज स्तर के थे और जोन स्तर के थे। मैंने कहा भी देखो 10 से 11 बजे तक मेरी पीसी चलेगी और 11 से 12 आपको करना होगा। 12 से 1 वे लोग फिर जो जिले के लोग होंगे वे लोग करेंगे। अब क्या करना है, टाइम नोट करो। मैंने कहा ये जितने भी अनावश्यक शोरगुल है ये सब हटना है और ये कल मॉर्निंग से लेकर के परसों मॉर्निंग तक सारा कार्य होना है। तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा, मैंने कहा संभव है? उन्होंने कहा साहब बहुत कठिन है। मैंने कहा क्यों कठिन है? उन्होंने कहा साहब ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा इतना बड़ा तंत्र क्यों है? उन्होंने कहा है लेकिन साहब संभव नहीं दिखता है। मैंने कहा संभव बनाने के लिए ही मैं जुड़ा हूं और संभव की भाषा है संवाद। उन्होंने कहा संवाद? मैंने कहा हाँ। कल सुबह जाइए और 2 काम होंगे। कोई भी धर्मस्थल माइक बजाएगा तो अपनी परमिसेस के अंदर बजाए, उसकी आवाज उसके परिसर के बाहर नहीं आनी है। आएगी तो फिर जवाबदेही तय होगी। लेकिन इसके लिए पहले आप उनको समझाइए, बताइए। कोई बीमार आदमी होगा, कोई बुजुर्ग आदमी होगा, कोई हो सकता है कि किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा होगा, उन भावनाओं को भी हमें सम्मान देना होगा। और ये कार्य होगा अगले 24 घंटे के अंदर। आप सभी इस पोर्टल पर अपनी रिपोर्टिंग करेंगे। आपने देखा होगा 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश से सारा शोरगुल समाप्त हो गया। ये संवाद की भाषा है।
अगर हम जबरदस्ती पहले चरण में संवाद की बजाय संघर्ष मोड़ लेते, क्या ये संभव हो पाता? नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है। सुशासन के लिए अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए, लेकिन उसकी पहली शर्त संवाद है। लोकतंत्र की पहली भाषा, पहली जो शर्त है वो संवाद है। हम जबरन अपनी बात को किसी पे थोप नहीं सकते, लेकिन संवाद से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और जब भी हम संवाद की भाषा से अपने आप को अलग करते हैं तो वह एक नए संघर्ष को बढ़ावा देती है। उस संघर्ष से बचने की आवश्यकता है, और मीडिया उस संवाद की भाषा को अगर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी और फिर उस समय उन बातों को आगे बढ़ाएगी तो बहुत सारे कंफ्यूजन जो होते हैं स्थानीय स्तर पर, रीजनल स्तर पर, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस संवाद के माध्यम से किया जा सकता है। और उस संवाद को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का जो सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है वह मीडिया हो सकती है। आपके पास आवश्यक नहीं कि हम 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात सुनाएं। आपके लिए 200 लोग पर्याप्त हैं। 200 लोग सामने बैठेंगे और 200 लोग में से हर व्यक्ति लिखना प्रारंभ कर देगा तो मान करके चलिए कि वो 2 करोड़ लोगों तक वो आवाज आपकी वैसे पहुंच जा रही। एक झटके में 2 करोड़ लोगों तक आप पहुंचा दे रहे हैं, यानी उसको वहां तक पहुंचने में कोई, और फिर वे 2 करोड़ लोग भी उसको सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाएंगे तो उसको 20 करोड़ और 25 करोड़ लोगों तक पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। मैंने महाकुंभ का उदाहरण आपको बताया है, और ऐसे ही अन्य मुद्दों को लेकर के विश्वविद्यालय के कुलपतियों को विभिन्न विषयों को लेकर के बुलवाइए, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को बुलवाइए, समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग तबके में बहुत सक्सेस स्टोरी के साथ जिन लोगों ने काम प्रारंभ किया है, किसी ने व्यापार के क्षेत्र में किया होगा, किसी ने कृषि के क्षेत्र में किया होगा, किसी ने, कोई युवा होगा उसने कोई इनोवेशन किया होगा, कोई अपना स्टार्टअप प्रारंभ किया होगा, कोई महिला होगी जिसने आर्थिक स्वावलंबन का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया होगा। ये ढेर सारे उदाहरण हैं। अगर मीडिया उसको आगे नहीं बढ़ाएगी तो प्रतिभा दब जाएगी। उस प्रतिभा से प्रेरणा प्राप्त करने वाला जो बड़ा तबका है वह आगे नहीं बढ़ सकता है। और याद रखना, एक समय के बाद प्रतिभा को थोड़ा भी रास्ता मिलेगा तो वो अपना रास्ता स्वयं तय कर लेता। थोड़ा सा सरकार का संबल मिले या फिर समाज का संबल मिलता तो अपना रास्ता स्वयं आगे बढ़ा लेता है। मुझे याद है कोविड कालखंड था, मैं झांसी गया था। झांसी की 5-6 महिलाएं वे मुझे एक कार्यक्रम में मिली। उन्होंने कहा साहब कोई काम धाम हमें मिल जाता है। तो मैंने कहा कौन क्लास तक पढ़ाई की है? तो कोई 5वीं पास था, कोई 8वीं पास था। मैंने कहा भाई 5वीं 8वीं पास आप काम क्या करते हैं? लेकिन मैं ना भी नहीं कह सकता। मैंने कहा ठीक है हम इसमें बात करते हैं। तो मैंने वहां पे गया तो एक अधिकारी वहां पे थे। मैंने कहा भाई इनके लिए कोई काम धाम चेक करो। उसी समय कार्रवाई प्रारंभ हुई। वहां पे 6 लोगों से बनाया गया बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर दुग्ध समिति एक बनाई गई वहां पे बुंदेलखंड के लिए। और आप देखें कि उस दुग्ध समिति ने कितना अच्छा काम किया है। 5वीं पास और 8वीं पास महिलाएं बुंदेलखंडी के अलावा किसी भाषा में बोल नहीं सकती, लेकिन अभिनंदनीय कार्य किया। आज उनके पास 61,000 सदस्य हैं, 1500 करोड़ रुपए का उनका टर्नओवर है और 125 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है।
करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और उसी तर्ज पर वो एक मॉडल बना यूपी के अंदर भी, हाँ महिलाएं भी इस क्षेत्र में काम कर सकती हैं। अब आगरा में भी एक मिल्क प्रोड्यूसर बन तैयार हो गया है, वो उससे भी अच्छा काम कर रहा है, और केवल महिलाएं हैं। इस सक्सेस स्टोरी को अगर हम लिखेंगे नहीं तो अन्य क्षेत्र की महिलाएं कैसे काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं होगा, उनको पता ही नहीं होगा। उनको एक रास्ता दिखाने की आवश्यकता, और रास्ता समाज को दिखाना चाहिए। समाज के प्रति हम सबकी जवाबदेही है, वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या मीडिया हो, हम सबकी जवाबदेही, क्योंकि इसी समाज ने हमें एक मंच दिया है, इसी समाज ने हमें आगे बढ़ने के लिए एक अवसर दिया है, तो समाज के प्रति हमारी कुछ जवाबदेही तो होगी। उस जवाबदेही के लिए हम लोग कार्य कर सकेंगे। मुझे याद है आज से लगभग 15 वर्ष पहले की एक घटना, गोरखपुर की। गोरखपुर देखिए, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं उस दिन इस बात को मान लिया, व्यक्ति की सोच उसे छोटा और बड़ा बना दी। एक नौजवान मेरे पास आया और वो 15 वर्ष पहले की घटना, वो मेरे पास आया। उसने कहा साहब जो है मैंने पेट्रोली ब्लॉक में गीता के पीछे एक गांव का उसने जिक्र किया, कहा वहां पे मैंने उसने मुझे ये नहीं कहा कि मैंने रेडीमेड गारमेंट्स का एक वो बनाया है। उसने कहा साहब मैं कुछ सिलाई की मशीन खरीदा हूं और वहां पर टेलरिंग का काम कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप मेरे उसका उद्घाटन कर देते। तो मुझे लगा यार मैं तो सांसद हूं, अब टेलर मशीन का उद्घाटन करने के लिए मैं जाऊंगा, लेकिन मैंने उसको मना नहीं किया। मैंने कहा तुम काम शुरू करो, मैं किसी दिन आता हूं। यद्यपि मैं टालने के लिए बोला था, लेकिन मुझे लगा यार देखो, एक दिन मैं उधर ही से गीता के पास गया था एक कार्यक्रम में, तो गीता से मेरे मन में आया, देखो उस नौजवान ने मुझे कहा था, तो मैंने वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं से कहा, मैंने कहा भी देखो उस गांव से एक व्यक्ति मेरे पास आया था एक दिन, उसने वहाँ गांव में कुछ सिलाई की मशीनें रखी हुई हैं, देखो तो कैसा काम चल रहा है, मुझे बताओ क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। उसने कहा हाँ, उसने कहा तो हमारे गांव में ही है और उस फलाने टोले पर है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वहाँ जाऊँगा। अब क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। ओह नो, कट। मैम आर यू ओके? जब नेचर की शक्ति हो साथ तो टूटना मना है। मैम किसके साथ? पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू का साथ। पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू में है आंवला, रीठा, भृंगराज जैसी 16 जड़ी बूटियाँ जो दे बालों को प्राकृतिक शक्ति। तो अब बालों का टूटना मना है। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। अपने तेल से कभी न खेल, वरना होगी सेहत फेल। सेहत को खिलवाड़ ना बनाएं।
पतंजलि रिफाइंड राइस ब्रान व सोयाबीन ऑयल लाएं और सेहत पाएं। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। कट 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 कट। मैम आर यू ओके? जब नेचर की शक्ति हो साथ तो टूटना मना है। मैम किसके साथ? पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू का साथ। पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू में है आंवला, रीठा, भृंगराज जैसी 16 जड़ी बूटियाँ जो दे बालों को प्राकृतिक शक्ति। तो अब बालों का टूटना मना है। प्रतिदिन अपनी आमदनी कोई बढ़ा सकती है और भारत को रेडीमेड गारमेंट्स का दुनिया का सबसे बड़े हब के रूप में बदल सकती है। आपके सामने बांग्लादेश और वियतनाम दो देश हैं। बांग्लादेश की आबादी कुल 16 करोड़ और इंटरनेशनल ब्रांड जहां भी आप देखेंगे, कहीं भी दुनिया के अंदर आप जाएंगे, रेडीमेड गारमेंट्स में बांग्लादेश का प्रोडक्ट आपको। अब तो उनका मती मर गया है कि उन लोगों ने वहां बांग्लादेश में अशांति पैदा कर दी, अव्यवस्था पैदा कर दी, तो उसके साथ ही उनकी ब्रांड भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब अशांति होगी तो कुछ भी काम नहीं हो सकता। लेकिन कितने बड़े रोजगार का माध्यम बना था, उसकी कीमत में लोग आज नहीं समझते। ऐसे वियतनाम दुनिया के अंदर क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये तभी होगा किसी भी सक्सेस स्टोरी को मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हाईलाइट करना, आगे बढ़ाना, उन लोगों को सम्मान देना जिन लोगों ने इस फील्ड में काम किया है, और फिर उन्हें हम उस सक्सेस स्टोरी को आप बुलाइए ना, कभी प्रेस क्लब में बुलाइए, अपनी टूटी फूटी भाषा में बोले हो, बताएं तो आप उसको अपनी भाषा दीजिए, अपने शब्द उसके साथ पिरोइए और फिर हाईलाइट करिए उसके चित्रों के साथ। बताइए देश को, बताइए समाज को कि देखिए आपके बीच में भी ऐसी मणियां मौजूद हैं जो समाज को एक नई दिशा दे सकती है। और वह जब कार्य हम करेंगे तो सचमुच समाज के विश्वास पर हम खरा उतरेंगे और समाज हम पर विश्वास करेगा। जो जन सरोकार हमारा है, उस जन सरोकार के साथ हम जुड़ करके आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब यहाँ पे रितेश जी अपने यहाँ पर उन्होंने अपने प्रस्तावना उद्बोधन में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि हम चाहते हैं संवाद की इस भाषा को आगे बढ़ाएं, एक डायलॉग प्रारंभ हो। और डायलॉग एक दिल्ली में होता है, रायसेनेट डायलॉग के माध्यम से आते हैं, राजनयिक भी आते हैं, बड़े बड़े राजनेता भी जाते हैं, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग भी आते हैं, समाज जीवन से जुड़े हुए लोग भी आते हैं। और वही गोरखपुर डायलॉग के माध्यम से गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब भी इस डायलॉग को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। वह डायलॉग प्रभावी होगा, मीडिया की प्रासंगिकता को समाज जीवन में और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम करेगा, मीडिया की ताकत का एहसास कराएगा। और यह तो सबसे अच्छा निरपेक्ष कार्य है, वह किसी भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी को सामने रख देना। उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया, हमें उसको समाज के सामने प्रस्तुत करना, और एक सक्सेस स्टोरी को आप सामने रखेंगे, न जाने कितने लोगों के जीवन में आप परिवर्तन करने का माध्यम बन रहे हैं, न जाने कितने लोगों को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यह कार्य गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। यहां पर कुछ चीजें उन्होंने मेरे सामने रखी हैं, उन्होंने 2-3 प्रस्ताव मेरे सामने दी हैं। अभी उनकी शुरुआत है, औपचारिक कार्य ग्रहण करने के बाद उनको अभी अपने कार्यक्रमों को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना है। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि गोरखपुर प्रेस क्लब में ई लाइब्रेरी होनी चाहिए, और हम भी चाहते हैं लाइब्रेरी जितनी मजबूत होगी, जितनी समृद्ध होगी, उतना ही आप भी
उसका अवलोकन कर पाएंगे। और मुझे लगता है दोनों फॉर्म में होनी चाहिए। यानी वहाँ पे आपकी डिजिटल लाइब्रेरी तो हो ही, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ आपके पास उस प्रकार के पब्लिकेशंस और उस प्रकार की पुस्तकों का एक पूरा अच्छा होना चाहिए। जैसे देश के अंदर संविधान पे जो डिबेट हुई थी हिंदी और इंग्लिश, उस डिबेट की प्रतियां आपके पास मौजूद होनी चाहिए। या फिर देश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी हुई डिबेट होगी, उनको ही मंगाना चाहिए। विभिन्न राज्यों के अंदर होगी, उसको ही मंगाया जाना चाहिए। अलग अलग जन आंदोलनों से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर के या विभिन्न पक्षों को लेकर के उससे जुड़े हुए साहित्य को भी हमें उस लाइब्रेरी का हिस्सा बनाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे उद्धरण होंगे जिसको आपको बहुत बार कोट करना पड़ेगा। उन धर्म ग्रंथों को भी, वो किसी भी मत और मजहब के हों, संप्रदाय को हों, आप उनको रखिए वहां पे, देखिए वहां पे आपको देखने का अवसर मिलेगा। जब कोई व्यक्ति किसी बात पर आगे बढ़ाने का काम करता है, उस पर चर्चा परिचर्चा की बात करता है, तो आपके सामने पहले से रेफरेंस बुक्स होगी, उसके माध्यम से आप उनको बता पाएंगे कि नहीं भाई आप गलत बोल रहे हैं, ये है सच्चाई, ये है। तो बहुत सारे लोगों की आंखों को खोलने वाला होगा। बहुत बार न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग भी आते हैं, लोकल स्तर पर न्यायिक अधिकारी जनपद स्तर के तो हैं ही, लेकिन आप प्रयागराज में हमारा हाई कोर्ट है, वहां से भी आप लोगों को बुला सकते हैं। कौन नहीं आना चाहेगा? आपके कार्यक्रमों में तो आने में किसी को भी परेशानी नहीं होगी। ये चीजें अगर हम आगे बढ़ाएंगे और एक विषय को उनके सामने देंगे तो बहुत सारी चीजें यहां पर हम सबके सामने देखने को मिलेगी। मैं जो नवनिर्वाचित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि एक नए डायलॉग को स्थापित करने के लिए मीडिया की इस सकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि वह अंततः समाज से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य यह सरकार का ही कार्य होता है। यह आवश्यक नहीं कि सरकार के एजेंडे के अनुसार आप चलें, लेकिन हां, जो भी इस प्रकार की पहल होगी जिससे समाज का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, उसमें सरकार की पूरी सकारात्मक भूमिका के साथ सहयोग उन सभी संस्थाओं को और उन सभी संगठनों को प्राप्त होगा जो इस भावना के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने पत्रकारिता से जुड़े हुए और पत्रकारों से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं उन पर हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को, श्री विदेश मिश्र जी को, भूपेंद्र द्विवेदी जी को, पंकज श्रीवास्तव जी को, अंगद प्रजापति जी को, प्रिंस कुमार पांडे जी, विनय कुमार सिंह जी, परमात्मा राम त्रिपाठी जी, राजीव कुमार पांडे जी, विवेक कुमार जी, इन सभी को यहाँ पर इस नवगठित प्रेस क्लब के पदाधिकारी के रूप में हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए विश्वास करता हूं कि मीडिया की इस प्रभावी भूमिका को, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए आप आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।